हाँ बच्चे, तो चलिए हम देखते हैं। अपने पास एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर है, पेपर नंबर 1। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में अपने पास में 3 पेपर है और इसमें सबसे पहला पेपर कौन सा है? एडवांस्ड अकाउंटिंग। ग्रुप 1 के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जो 2 बाकी के पेपर हैं, एक पेपर जो आपके पास में लॉ का है और दूसरा टैक्स का है, ये दोनों पेपर एक तरीके से थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है। यानी ग्रुप 1 में अगर हमें एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो हमारे पास सबसे जो एडवांटेजियस पेपर है उसका नाम क्या है? एडवांस्ड अकाउंटिंग। अब एडवांस्ड अकाउंटिंग के साथ खासियत क्या है? एडवांस्ड अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज है कि ये प्योर प्रैक्टिकल है। मतलब एग्जामिनेशन में इससे थ्योरी अगर आप एक्सपेक्ट भी कर ले तो मैक्सिमम 4 नंबर का, और वो भी थ्योरी चाहे तो आप छोड़ सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो चॉइस में नॉर्मली रहता है। दूसरी जो इसके साथ खासियत है कि इसमें सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने, यानी टोटल मिलाकर के 1 से लेकर 29 तक के स्टैंडर्ड हैं, जिसमें से 2 स्टैंडर्ड डिलीट हो चुके हैं। तो जो 27 एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड हैं वो आपके कोर्स के पार्ट हैं। और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एस की एप्लीकेशन नहीं होती, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, बायबैक ऑफ शेयर्स है, ब्रांच अकाउंटिंग है और कंपनी फाइनल अकाउंट है। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसपे डायरेक्ट किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन नहीं है। वैसे तो ब्रांच अकाउंटिंग में फॉरेन ब्रांच पे AS11 का एप्लीकेशन पार्टली है। मेरी बात समझ आ रही है? तो मोस्टली ये जो पेपर है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है। बट इस पेपर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अब लेंदी हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि पुराने टाइम में जब सिलेबस हुआ करता था तो ये 2 हिस्से में बटा था। अब इंडिविजुअल है, अकेला है। मेरी बात समझ आ रही है? और अब जो फोकस है, इधर एग्जामिनेशन भी हो गया इसका, तो एग्जामिनेशन के बाद जब पेपर देख करके उसकी एनालिसिस की गई तो यह भी पता लगा कि जो फोकस है वो पर्टिकुलर टॉपिक्स की ओर है। जैसे कंसोलिडेशन है, इसके ऊपर फोकस है। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसोलिडेशन के हैं, बट उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको कम से कम नजर आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद अमालगमेशन पे फोकस, यानी बड़े बड़े टॉपिक्स की ओर फोकस है। जो पुराने शिफ्ट थे, जो पुराने टाइम में क्वेश्चन का जहां जहां सोर्स था उस सोर्स में भी चेंज आया है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पेपर को हम टाइमली कैसे मैनेज करेंगे? तो हमारा जो टारगेट रहता है इस पेपर को मैक्सिमम 210 घंटे में कंप्लीट करने का। कई बार क्या होता है, कई जगहों पे आप देखेंगे वो कहते 300 घंटे लगा देंगे, 400 घंटे लगा देंगे। उतने की जरूरत है नहीं। अगर आपने कोर्स को सही से प्लान किया है तो 200 से 210 घंटे बहुत हैं इसमें। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने इसके लिए बनाए हैं 3 किताब। एक बार आपको बुक का भी इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। एक ये वाली किताब है। इस किताब के अंदर खासियत यह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी बुक है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल, और ये हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए डिटेल में लिखा हुआ है। हम टाइम टू टाइम इसका रेफरेंस लेंगे क्लास में जब इसकी जरूरत पड़ेगी। जो दूसरी बुक है आपके पास, जो मेन बुक है, इसको आप कह सकते हैं ये है प्रैक्टिकल बुक। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं। और दूसरी बात यह कि हमने इसमें स्कैनर भी बना रखा है हर चैप्टर के एंड में। यानी 2018 से लेकर के अभी तक जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं जिस भी टॉपिक के, वो सीरियली अरेंज्ड हैं और वो भी आपको क्लास में कराए जाएंगे। इसके अलावा स्टडी मटेरियल के जितने भी सवाल हैं सारे सवाल इसमें कवर्ड हैं। आरटीपी एमटीपी अभी तक के जितने हैं वो सब कवर्ड हैं। मतलब ये किताब करने के बाद आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। जो तीसरी बड़ी बात है वो है अपने पास में एमसीक्यूज की। जो नया सिलेबस में उसमें 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, और एमसीक्यूज भी 2 एंगल से पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड और एक जनरल एमसीक्यूज। तो इस बुक के अंदर सारे के सारे जनरल और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं। मतलब इन 3 किताब के अलावा किसी और किताब को आपके करने की आवश्यकता नहीं है। इवन ना किसी स्टडी मटेरियल को देखने की जरूरत है, ना स्कैनर को देखने की जरूरत है, ना आरटीपी ना एमटीपी, कुछ भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 3 किताब आपके पास है और ये मोर देन क्या है? सफिशिएंट। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का डिस्कशन हम क्लास में करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो जहां तक सोर्स की बात थी मैंने आपको बता दी है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ज्यादातर पहले लोग इसको नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग लगता है, बट उतना भी बोरिंग नहीं है जितना हम समझते हैं। ध्यान देने वाली बात यह कि हमारा जो कोर्स है एडवांस अकाउंट का वो मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है। और इस वाले चैप्टर में हम यही समझेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया कहां से है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के क्या क्या तरीके हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और कैसे होती है उसकी एप्लीकेबिलिटी, और साथ में यह भी सीख लेंगे कि ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। भले ही आपके कोर्स का पार्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, बट उसका इंट्रोडक्शन आपके कोर्स का हिस्सा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के किसी भी चीज को पढ़ लेना वो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता। नॉर्मली फर्स्ट लेक्चर में लोग कभी बोर नहीं करना चाहते, इसलिए कोई भी टॉपिक बीच से उठा लेते, बट उसमें दिक्कतें ये रहती है कि आपको स्ट्रक्चर पता नहीं, आप हवा में तीर चला रहे बस। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर को भी कि ज्यादा ये बोरिंग ना बने और आपको वो चीज समझ आए जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 1 बनाया है। एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन जरूर आते हैं। 3 बेसिक के चैप्टर हैं, हम 1 बाय 1 तीनों करेंगे। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन वाला, दूसरा है फ्रेमवर्क वाला जिसमें फ्रेमवर्क ढांचे बताए गए स्टैंडर्ड के, और तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी। इस वाले चैप्टर में जो पहला टॉपिक है हमारा, उसमें हम इंड एस की एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वही डाला है, और तीसरे चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी है, तो वो आप तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इन तीनों बेसिक वाले चैप्टर को अगर मिला दें तो हर एग्जाम में मिनिमम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इवन नए सिलेबस में भी जब पेपर हुआ है, जब 100 नंबर का पेपर है, तब भी इससे 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बात समझ आई? तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1। और अब मैं जो जो बोलूंगा और जो जो लिखूंगा वो सब आप अपने रजिस्टर पे लिखेंगे, क्योंकि वो सब आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? बुक आपके पास जरूर है, उसका रेफरेंस जरूर मिलेगा। जहां पढ़ना होगा मैं पढ़ूंगा भी, क्वेश्चन भी सारे करेंगे, बट अपने हाथ से जो रजिस्टर पे लिखा हुआ आपके काम आएगा, वो मैं प्रिंटेड हैंड रिटन बटवा दूं, वो आपके काम नहीं आएगा। और बहुत ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए जो जो मैं यहां लिखूंगा वो सब लिखेंगे आप, और एग्जाम में आपको उसका फायदा होगा। तो हेडिंग लगाएं एडवांस्ड अकाउंटिंग। एडवांस्ड अकाउंटिंग का आपका पेपर है 100 मार्क्स का। पहले आप एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर समझिए। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर क्या है? करेंटली आपका एग्जामिनेशन 2 हिस्से में बटा हुआ है। एक है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी कब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और एक है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज अभी फिलहाल 70 मार्क्स का है, सॉरी एमसीक्यूज 30 मार्क्स का है, और डिस्क्रिप्टिव कितने का है? 70 मार्क्स है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। एक क्वेश्चन आपके पास चॉइस होगा, 14 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। टोटल मिलेंगे कितने? 6। आपको करने कितने होंगे? 5। एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को जब आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, उस समय बहुत ही सावधानी की जरूरत है। अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चन को छोड़िए जिसमें लेंथ ज्यादा होगा, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज नहीं आ रही है तो बिल्कुल बारीकियों के साथ पढ़ के उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, उसको कट लगा दें। नॉर्मली जो डिस्क्रिप्टिव का पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो जो बाकी के 5 बचेंगे उसमें से आपको 4 करने।
मतलब जो एमसीक्यूज है वो तो मैंडेटरी है ही, कंपलसरी है ही 30 मार्क्स का, और जो डेस्क्रिप्टिव का पहला क्वेश्चन है वो भी कंपलसरी है। तो अगर कंपलसरी आप देखेंगे तो टोटल मिला के 44 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बच गए आपके पास 5, उसमें से कितने करने पड़ेंगे? 4। तो आपको दिए कितने जाएंगे क्वेश्चन? टोटल गिवन क्वेश्चन 14 इंटू 6, रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व्ड कितना? 14 इंटू में 5। ये रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व है, इतना आपको सॉल्व करना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे एक चीज बताओ, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस 14-14 नंबर के होते हैं? ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मली बड़े चैप्टर्स हैं जैसे कॉन्सोलिडेशन हो गया, अमालगमेशन हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, इन तीनों चैप्टर के अगर क्वेश्चन आते हैं या कभी कंपनी फाइनल अकाउंट का आता है, उसके चांस कम है, बट अगर कभी आता है तो वो क्वेश्चन 14-14 मार्क्स के हो सकते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन में 2 या 3 का मिक्स हो सकता है। मेरी बात समझ आई? बाकी आपको जो ग्रॉस क्वेश्चन रहेगा वो 14 इंटू 5 इतने आपको करने पड़ेंगे। एक चीज और भी ध्यान रखें कि जैसे एक क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं, मान लो 14 नंबर में 3 क्वेश्चन दे रखा है और आपने उस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया करने का, तो उसके सारे पार्ट का आंसर एक ही जगह लिखना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखना। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, ए लिख दिया इधर और बी लिख दिया पेपर के लास्ट में, तो वैसे केस में बी आपका इवेल्युएट ही नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसके सारे पार्ट्स के आंसर एक ही जगह लिखने पड़ेंगे। बात समझ में आई? बोलो। अब जो एमसीक्यूज का ट्रेंड एग्जाम को देख करके पता लगा अभी, वो 2 तरीके से एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, एक है केस स्टडी बेस्ड और एक है जनरल। केस बेस्ड एमसीक्यूज नॉर्मली जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और एक जनरल एमसीक्यूज है, और ये सब आप क्लास के साथ साथ करते रहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। दोनों तरीके के क्वेश्चन होते हैं। बात समझ आई? तो ये तो है दोस्त आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न। एग्जामिनेशन के पैटर्न में हमें इतना ही समझना है। अब मैं एक बार आपको बता देता हूं कैटेगरी ऑफ चैप्टर। ये सारी चीजें हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। कैटेगरी ऑफ चैप्टर, चैप्टर को किस कैटेगरी में बांटें। मैं 3 कैटेगरी आपको चैप्टर का बना के दे रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। वैसे पहले लेक्चर में ये सारी चीजें बतानी नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चे यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं, वो टॉपिक को पढ़ते नहीं है। बट आप ये मान के चलेंगे कि जो मैं कैटेगरी बता रहा हूं वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, जब पहली बार पढ़ेंगे तो हर चैप्टर को बराबर ही वेट डाल के पढ़ेंगे। बात समझ आई? तो यहां पे लिखें एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन उससे कम और कौन सबसे कम। तो कैटेगरी ए के चैप्टर कौन कौन से हैं? कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के टॉपिक हैं दोस्त कंसोलिडेशन। इससे हर बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को मिलेगा, कंसोलिडेशन। इसमें 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 21, 23 और 27, और इसका क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 2 है अमालगमेशंस। नंबर 3 है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नॉर्मली जो नॉर्मल ट्रेंड रहता है एग्जाम का, कंसोलिडेशन का एक और अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन दोनों में से कोई एक, ये जनरल ट्रेंड है। वैसे मई 2024 में तो तीनों में से क्वेश्चन पूछ दिया। मेरी बात समझ आ रही है? बट आप नॉर्मली फ्यूचर के लिए यही मान के चलेंगे कि एक कंसोलिडेशन, अमालगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दोनों में से कोई एक। दोनों आ गया, जैसे मई 24 में आ गया तो अच्छी बात है, बट दोनों में से एक तो नजर आएगा ही आएगा। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट,
और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं यहां पे नोट करता हूं, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। सम एस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, ऐसे एस कौन कौन से हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है? एस 2, मतलब यहां जो मैं एस लिखवा रहा हूं, ये तो मैंडेटरी एग्जाम से पहले पढ़ के जाना ही जाना है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आएगा। एस 2, एस 7, एस 9, एस 16, एस 19, एस 20, एस 28, एस 28, एस 29 एंड एस 15। ये कैटेगरी ए वाले एस हैं। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो। और एक को और आप लिख लेंगे इंपॉर्टेंट में, वह इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे चैप्टर के नाम से जानते हैं, वैसे ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है। ये कैटेगरी ए के चैप्टर हैं, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बात समझ आई? कैटेगरी बी के चैप्टर्स, ब्रांच अकाउंट। वैसे ब्रांच अकाउंट में हर बार क्वेश्चन आता है, बट आप बोलेंगे फिर आपने बी में क्यों डाला? क्योंकि ब्रांच अकाउंट का जितना लेंथ है उसके हिसाब से उसका वेट नहीं है। बात समझ आई? एक क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा, बट जितना उसका लेंथ है उसके हिसाब से वेट नहीं है। इसलिए एग्जाम के पर्पज से हम कैटेगरी बी में रखते हैं, मतलब इस पे हमारा कंट्रोल बनेगा, तब हम इस पे शिफ्ट करेंगे। ब्रांच अकाउंट, बाईबैक ऑफ शेयर्स, बाईबैक ऑफ शेयर्स, सम एस। कौन कौन से एस हैं जो यहां पे आपको पढ़ने चाहिए? वो है एस 10, 11, 17, 22, 26। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इस कैटेगरी में पढ़नी चाहिए, बी कैटेगरी में। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास सी। सी वाले में हमारे पास टॉपिक है कंपनी फाइनल अकाउंट, रिमेनिंग एस, रिमेनिंग एस आपके पास बनते हैं कौन कौन से? एस 1, एस 4, एस 5, एस 12, 13, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, एस 18, 19, 20, 21, 22 हो गया, 23 भी हो गया, 24, 25। ये आपकी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी। इसी कैटेगरी में आप नॉर्मली डिवाइड करके अपने पेपर को कंट्रोल करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? सारे चैप्टर इसमें कवर्ड हो गए, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कवर्ड हो गए, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। अब मैं आपको एक एक करके पढ़ाना शुरू करता हूं। ये चीज आप एग्जाम के दौरान जो क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट के लिस्ट हैं, कितने क्वेश्चन लास्ट टाइम में एग्जाम में रिवीजन करके जाने हैं, वो मैं आपको एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले बताऊंगा। जो भी एग्जाम होगा उससे 1-1.5 महीने पहले। ये मैंने कैटेगरी ऊपर ही बता दी है। अब चलिए, हमारे पास पहला चैप्टर है यहां पे, वो शुरू करिए। इंट्रोडक्शन टू एस। इंट्रोडक्शन टू एस। आप सब ने फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया है, या फिर आपने बीकॉम का एग्जाम क्लियर किया है, और आप डेबिट और क्रेडिट के मास्टर हैं। आप ये जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट के बेस हैं। फिर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि जब डेबिट और क्रेडिट में सब कुछ था ही, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के झंझट पालने की क्या आवश्यकता थी? क्यों बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड?
तो पहले चलिए डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझते हैं, डेबिट और क्रेडिट की ओरिजिनेशन कैसे हुई है। यूं तो आप अगर अकाउंटिंग के बैकग्राउंड लिटरेचर की बात करेंगे तो आपको हजारों साल पहले मिल जाएंगे इसके बारे में कहानी। इसके बारे में आपको वेद में भी मिल जाएगा, कुरान में भी मिल जाएगा और बाइबल में भी मिल जाएगा। क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दुनिया में वो तो समाज के डेवलपमेंट के साथ ही होता है। भाई अब सिस्टम क्या है देखो, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कपड़े नहीं बना सकता, और अगर आप कपड़े बना रहे हैं तो आप पढ़ा नहीं सकते। बोलो, कोई होटल चला रहा है तो वो कोचिंग नहीं चला सकता, कोई नेता बना हुआ कानून बना रहा है तो वो जाके फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। लेकिन जरूरत तो सबको सब चीज की है। मैं कोचिंग पढ़ाता हूं तब भी मैं खाना खाता हूं, मुझे खाना चाहिए। बोलो यस और नो। आप अगर कपड़ा बनाते तब भी आपको एजुकेशन चाहिए। तो जैसे ही एक के पास सब कुछ नहीं है, बस उसको नीड हर चीज की है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ट्रांजैक्शन एंटर करना पड़ता है। क्या एंटर करना पड़ता है? ट्रांजैक्शन। और जब जब ट्रांजैक्शन एंटर करना पड़ेगा तो ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की कीमत एक जैसी तो नहीं होती। बोलो, अब 10 ग्राम सोने की जो कीमत है वो 10 ग्राम लोहे की कीमत तो नहीं है। तो चूंकि आप एक्सचेंज में हर चीज एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसलिए मेजरमेंट और रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा। इसी वजह से जब से सोसाइटी का डेवलपमेंट शुरू हुआ, अकाउंटेंसी तभी से है। कोई आज बन गई है, आज कुछ नया आ गया, ऐसा नहीं है। समाज जिस दिन से बना, अकाउंटेंसी उस दिन से है। इसीलिए पुराने समय में समाज को चलाने के जो किताब होते थे उसको धर्म कहते, ग्रंथ कहते। धीरे धीरे वो चीजें बदली, लोगों के नीड बदले, तरीके बदले, बिजनेस बदले, साइज बदले, सब कुछ बदल गए। और इसलिए धीरे धीरे अकाउंट के सिस्टम भी बढ़े, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई तो सिस्टम में बदलाव आता चला गया। और जो सबसे पहला बदलाव डेबिट और क्रेडिट में नजर आया वो ईयर है 1400 का। 1450 से लेके 1494 तक डेबिट क्रेडिट पे दो लोगों ने प्राइमरी रिसर्च की है। एक का नाम है बेंडेटो और दूसरे का नाम है लुका। बात समझ आई? बेंडेटो ने 1450 में इसके ऊपर रिसर्च किए और लुका ने 1494 पे डबल एंट्री पे किताब पब्लिश की। हाँ या ना? एक्चुअल में डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, डेबिट क्रेडिट के ओरिजिनेशन क्या है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्यों पड़ गई। देखिए, ओरिजिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओरिजिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपने मैथ में एक इक्वेशन पढ़ा है, मैथ्स में आपने इक्वेशन पढ़ा LHS इज इक्वल टू RHS। ये इक्वेशन आपने पढ़ा है, ये मैथ्स है। और अकाउंट में हमने किया LHS डेबिट, RHS क्रेडिट। ये किस में किया? अकाउंट में। आप ये कह सकते हैं कि अकाउंट मैथ्स का आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन है। जो चीज यहां इक्वेट की गई थी उसको यहां पे प्रेजेंट कर दिया गया। दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए आपको बचपन में स्कूल में पढ़ाया गया होगा अकाउंटेंसी इज ए साइंस, साइंस का मतलब मैथ्स एज वेल एज एन आर्ट, क्योंकि अकाउंट साइंस का आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन है। बात समझ में आई? बोलो यस और नो। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अकाउंट इज आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ मैथ्स। मैथ्स के आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं दोस्त? अकाउंट। क्या आपको यह बात समझ आई? बोलो। अब सोचने की बात क्या है कि डेबिट और क्रेडिट में जो जो चीजें थी सबको आपने अकाउंट में कन्वर्ट किया। इसी अकाउंट से पुराने समय की तो बैलेंस शीट भी जो आपने बचपन में बनाई होगी वो सब टी शिफ्ट की बैलेंस शीट होती है। यहां तो हम कंपनी की जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में बड़े सारे बदलाव कर दिए जाएंगे, बट नॉर्मली जो आपने पहले बैलेंस शीट बनाई होगी सब टी शिफ्ट की बैलेंस शीट होती है। आपने जब इंफॉर्मेशन समराइज किया होगा, ध्यान देना, तो आपने जर्नल बनाया होगा, लेजर बनाए होंगे,
ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे और उसे फाइनल अकाउंट बना दिया होगा। मुझे बताओ, जो बैलेंस शीट आपने बनाया, जो बैलेंस शीट बनी या जो पीएल अकाउंट बना या जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाया, वो लेकर के किसी के पास चले जाओ, किसी रिक्शा वाले को, और बोलो इसको पढ़ना जरा। या इवन रिक्शा वाले को छोड़ो, किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ, बोलो इसको पढ़ देना। क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो समझ पाएगा? अकाउंट में अगर आपने कुछ गलती ही कर दी तो उसको क्या समझ आएगा जो अकाउंट जानता ही नहीं? मेरी बात समझ आ रही? ओवर द पीरियड अकाउंट बना तो, लेकिन अकाउंट में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुई। एक बात यह थी, और दूसरी बात थी, ये बिजनेस का कॉमन लैंग्वेज पब्लिक के लिए नहीं बना। जो चीज हम कह रहे हैं वो पब्लिक के लिए कॉमन होना चाहिए। आपके मन में सवाल आएगा कि मैथ्स को अकाउंट में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी? मैथ्स तो था ही हिसाब बनाने के लिए, तो अकाउंट में बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैथ्स सबके समझ नहीं आता। आपको भी नहीं समझ आए तो आप सीए करने चले आए। बोलो, नॉर्मली तो यही होता है कि मैथ्स सबके समझ नहीं आता। मैथ्स सबके समझ नहीं आता इसलिए अकाउंट बनाया, अब अकाउंट भी सबके समझ नहीं आ रहा, तो क्या करूं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मानक है। क्या है? मानक, जो अकाउंट को रेगुलेट करता है कि जो इसमें लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड कोई अकाउंटिंग आप लगाएंगे तो गलत माना जाएगा। मेरी बात समझ आई? वो चार्टर अकाउंटेंट को भी रेगुलेट करता है, वो बिजनेस को भी रेगुलेट करता है, और वो अकाउंटेंट को भी रेगुलेट करता है। वो कहता है कि आप कुछ भी रहो, ट्रीटमेंट एज पर एस है तो सही माना जाएगा, नहीं है तो गलत माना जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? और अकाउंट्स को बेटर तरीके से पब्लिक में कैसे समझाया जाए, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। तो हम इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले। बात समझ में आ रही है? बोलिए, नंबर 2 लिखिए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? इस accounting standards are written policy document issued by expert accounting body और इंडिया में एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी का नाम है आईसीएआई, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी दैट प्रेस्क्राइब क्या क्या प्रेस्क्राइब करते हैं? मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी 4 चीजों पे लगता है, यही 4 चीजें बताता है। मेजरमेंट, आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अगर उसकी मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मॉनेटरी मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, वो बात एस में लिखी रहती है। रिकॉग्निशन, जर्नलाइज कैसे करेंगे, हटाएंगे कैसे, इसके भी नियम कहां लिखे रहते हैं? एस में। प्रेजेंटेशन, दिखाएंगे कैसे किसी चीज को, और डिस्क्लोजर का मतलब होता है एक्सप्लेन क्या क्या करना पड़ेगा, यह बात कहां पे लिखी है? एस में। एक बात का ध्यान रखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर तरीके के एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्रॉफिट नेचर का हो या नॉन प्रॉफिट नेचर का हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एस अप्लाई होता है जहां पे भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। मतलब कोई भी कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन आप करोगे तो उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो पीओ हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या एनपीओ हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पे भी एस एप्लीकेबल होता है? हां, क्योंकि ये एप्लीकेबल होता है ट्रांजैक्शन पे, जहां पे भी कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाएंगे हर जगह वो एप्लीकेबल होगा। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है
कि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आपको मेरी बात याद रहेगी? तो लिखिए, एस एप्लीकेबल ऑन all types of commercial business and industrial transaction। ऑर्गेनाइजेशन पीओ है या एनपीओ रेलेवेंट नहीं है। यहां पे लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन मे बी पीओ यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या आपको मेरी यह बात समझ आ गई? बोलिए। अब हम देखेंगे सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं। इंडिया में प्रेजेंटली 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। एक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आपके कोर्स में है इंटरमीडिएट में, जो हम पढ़ने वाले हैं। यानी हमारा पूरा का पूरा जो 210 घंटे का शेड्यूल रहने वाला है वो एज पर क्या रहने वाला है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसका इंट्रोडक्शन आप जरूर पढ़ लेंगे आज, लेकिन वो फाइनल के कोर्स में है। फाइनल का जो अकाउंट है, जिसको वहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं, वो 100% कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्या है? इंड एस। तो इंडिया में 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग है। नंबर 3, सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 2 सेट हैं। एक है एस और एक है इंड एस। याद रखिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पे अप्लाई होता है जहां पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। मतलब जिस जगह पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता वहां पे क्या अप्लाई होता है? एस। तो अगर आपने ये पढ़ लिया कि इंड एस कहां अप्लाई होता है, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि जो बच गया सबके ऊपर क्या अप्लाई होता है? एस। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन के लिए अलग अलग तरीके के एंटरप्राइज पे कुछ छूट वगैरह भी दी गई। यह बात तो क्लियर है। जैसे मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? इंड एस। मेरी बात समझ आ रही है? कोई अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उसके ज्यादा है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? इंड एस। तो जो कंपनियां इंड एस के दायरे में कवर नहीं है या जिन्होंने अपनी मर्जी से इंड एस फॉलो नहीं किया है, उनके ऊपर करंटली क्या लग रहा है? एस। बट एस की ना कैटेगरी बनी हुई है, उसमें भी वो देखते हैं बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस के एग्जम्पशन के रूल है रिलैक्सेशन के, वो चैप्टर 3 में कवर्ड है। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो। लेकिन जनरल एप्लीकेशन क्या, अगर जनरली आपसे कोई पूछेगा कि एस किस पे लगता है तो आप क्या बोलेंगे? एंटिटी वेयर इंड एस नॉट एप्लीकेबल। एंटिटी वेयर इंड एस नॉट एप्लीकेबल। वो एंटिटी जहां पे इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, उन हर जगहों पे क्या एप्लीकेबल है? एस। मेरी बात समझ आ रही है? डिटेल ऑफ रिलैक्सेशन, एग्जम्पशन, इधर उधर कैटेगराइजेशन, ये सब चैप्टर 3 में है। तो यहां पे लिखेंगे डिटेल्ड इन चैप्टर 3। ये आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर आगे की बात, वो कहां कहां अप्लाई होता है, कैसे कैसे अप्लाई होता है, यहां पे बंद हो जाता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है?
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई होगा वो इंड एस रूल इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे, बट इंड एस का डेरिवेशन हुआ है आईएफआरएस से। ये कन्वर्ज्ड फॉर्म ऑफ आईएफआरएस। तो आपके पास एक नई चीज आ गई कि सर ये आईएफआरएस क्या है। अब बिफोर कि मैं इंड एस रूल पढ़ाऊं उससे पहले मुझे आईएफआरएस के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अब आईएफआरएस क्या है उसके बारे में लिखिए पॉइंट नंबर 4। आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल, हाँ ये इंडेस कन्वर्ज फॉर्म ऑफ आईएफआरएस, कन्वर्ज्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसके बारे में सारी बात समझा देंगे तो अपने आप इंडेस पे आ जाएंगे, और इंडेस पे आएंगे, इंडेस को रूल पढ़ाएंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक में इतना ही है मेनली। अब देखिए आईएफआरएस क्या है। ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इसके बनने की शुरुआत हुई है 1973 में। लेकिन इसके बनने की शुरुआत जरूर 1973 में हुई, लेकिन इसकी बुनियाद 1929 में डली। और उसकी बुनियाद जरूर 1929 में डली, बट उसके स्टार्टिंग का बेस 1920 में शुरू हुआ। अब दोबारा से कहानी को सुनिए। 1400 के सेंचुरी में डेबिट और क्रेडिट बने। जब इनिशियली डेबिट और क्रेडिट बना था, उसके बाद में 1500 में सॉरी, उसके बाद में वो लंबे समय तक चलता रहा, थोड़े बहुत रिफाइंड वर्जन के साथ। एक्चुअल में बिजनेस के साइज को जो बड़ा किया वो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया। आपने हिस्ट्री में स्कूल में पढ़ा होगा कि पुराने समय में सारी दुनिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी। मतलब एक तरीके से यूरोप ने सारी दुनिया को गुलाम बना रखा था, जिसमें सबसे आगे थे ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल वाले। मेरी बात समझ आ रही है? और उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब सबको छोटा छोटा कर दो, काट काट दो। तो अगर छोटा छोटा कर देंगे आप तो बिजनेस भी छोटा छोटा हो जाएगा, और छोटे बिजनेस की कोई बड़ी औकात नहीं होती। बट जब यूनाइटेड स्टेट्स आजाद हुआ 1769 से लेकर के और 1785 तक का पीरियड, 89 तक का पीरियड ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेसी के सेटअप का पीरियड था। जब यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेसी का सेटअप हुआ, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने बिजनेस के अंदर जो अपने चेंजेस किए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से कंबाइंड एंड रूल की पॉलिसी लेके आए। मतलब उन्होंने पॉलिसी को अपोजिट कर दिया। डिवाइड एंड रूल के बजाय क्या कर दो? कंबाइंड एंड रूल। मतलब हर चीज का साइज बड़ा करो। जब साइज बड़ा करोगे तो ग्रोथ ज्यादा होगा। और उन्होंने कहा किसी के ऊपर कब्जा करने से कुछ नहीं होता। आप उसको फिजिकली गुलाम बना रहे हो, हम उसको बिजनेस के तरीके से गुलाम बनाएंगे। आप यूनाइटेड स्टेट्स के गुलाम हैं। हर हमेशा फेसबुक पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, ट्विटर पे लगे रहते हैं। सारी सोशल मीडिया ऑलमोस्ट सब वहीं की है। बोलो यस और नो? तो उन्होंने अपने बिजनेस के साइज को बहुत बढ़ाया, और बिजनेस के साइज बढ़ते बढ़ते आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हुआ 19 में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हुआ, उसके बाद 1920 में स्टॉक मार्केट में बूम आना स्टार्ट हो गया। बाजार में बड़े बूम आए, ऐसा लगा कि दुनिया ट्रैक पे आ गई इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी। बट 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, और इतना ज्यादा क्रैश किया कि उसकी रिकवरी करना मुश्किल हो गया। और दुनिया में आज तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी 1929 की आर्थिक मंदी हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गई। लोगों ने सोचा कि चलते हुए बिजनेस में जहां सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा हुआ कैसे? खातों की जांच की जाने लगी, कंपनियों से सवाल जवाब किए जाने लगे। बाद में यह पता लगा कि कोई सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है नहीं, क्योंकि कोई मानक तो है नहीं अकाउंट करने का। तो जिसको जो सही लगता है वो अकाउंट कर रहा है अपने हिसाब से। इसलिए वही एक समय था
जब इस बात की बुनियाद डलने लगी कि अकाउंट बनाने के लिए मानक होने चाहिए, यानी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में काम हुए, यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा का ज्वाइंट काम हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा और ब्रिटेन ने मिलकर भी ज्वाइंट काम किया, लेकिन बहुत ज्यादा कोई सक्सेस उनको मिला नहीं। इसलिए 1973 में एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी सेटअप की गई, जिसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। मेरी बात समझ आ रही है? यूरोप, अमेरिका और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, इन्होंने मिलकर के एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी सेटअप की 1973 में। मेरी बात समझ आई? और वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम हुआ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना जो दुनिया के हित में हो, यानी जो IFRS है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है। क्या है? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, जो कंपेरेबिलिटी है उसको फैसिलिटेट करता है। मेरी बात समझ आ रही है? ये सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फीचर बने। उस स्टैंडर्ड को अप्लाई करने का अधिकार दुनिया में सबको था। 1973 में जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना शुरू हुआ तो यह रिकमेंडेटरी हुआ करता था, मैंडेटरी नहीं था। 1989 में यूरोप के जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने कुछ कंपनीज के ऊपर उसे मैंडेट किया। 2005 में यूरोप के अंदर यह फैसला लिया गया कि IFRS ही यूरोप का अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनेगा। मेरी बात समझ आ रही? लेकिन पहले जो बन रहा था उसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप बोलेंगे फिर ये IFRS वर्ड कहां से आ गया? 1973 से लेकर 2000 तक 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने। कितने बने? 41। बात समझ आई? 2000 में आके एक अमेरिकन कंपनी थी एनरॉन, उसका लिक्विडेशन हो गया और ये सवाल उठने लगे कि स्टैंडर्ड्स अभी भी जो हैं वो उतने ताकतवर नहीं है कि एडवांस में पता लगा सके कि कोई कंपनी डूब रही है। मेरी बात समझ आ रही? उस केस में डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को एक बार रिस्ट्रक्चर किया जाए और उसके अंदर एक नए बोर्ड बनाए गए जिसका नाम हुआ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और यह डिसाइड किया गया कि अब जो स्टैंडर्ड्स बनेंगे वो स्टैंडर्ड और भी ज्यादा इलस्ट्रेटिव होंगे और भी ज्यादा मजबूत होंगे, ताकि किसी भी कंपनी को पहले यह डिटेक्ट कर लिया जाए कि यह कंपनी डूब सकती है। और तब यह भी डिसाइड हुआ कि इसका नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बदल के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स रख दिए जाएं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पीरियड है 1973 से 2000 और IFRS का पीरियड है 2000 के से लेकर के अब तक का। दोनों ही IFRS हैं, ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो गए हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब भी हैं। उस समय डिसाइड किया गया कि जितने पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने थे वो कंटिन्यूड रहेंगे, आगे जो बनेंगे उसका नाम क्या होगा? IFRS। पुराना अगर स्टैंडर्ड कभी रिवाइज करना हुआ, मॉडिफाई करना हुआ मेजर, तो उसको डिलीट करके नए IFRS बनाए जाएंगे और तब तक पुराने स्टैंडर्ड को जितने दिन तक चल सकता है चलाए जाएंगे। तो आज IFRS दो तरीके से बोला जाता है, एक IAS और दूसरा IFRS। दोनों ही IFRS के पार्ट हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब ये देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने बता ही दिया था आपको। सेटिंग प्रोसेस में बाद में बताता हूं। IFRS देखो, IFRS आर सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल एंड एनफोर्सेबल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इट इंक्लूड्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन। ये क्या है? इधर ध्यान देना। जैसे IFRS में कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आ गया तो उसको समझने में दिक्कत होती है, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन लाए जाते हैं। और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने में दिक्कत होती है, उसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन लाए जाते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन। जैसे IFRS का कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा या उसके एप्लीकेशन में डिफिकल्टी आ रही है, तो बोर्ड उसके ऊपर फर्दर इंटरप्रिटेशन लाता है, उसको बोलते हैं IFRS इंटरप्रिटेशन। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफिकल्टी होती है, उसको समझने के लिए जो इंटरप्रिटेशन लाते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन। ये भी IFRS के पार्ट है। तो मेरे साथ बोलिए, IFRS में क्या क्या शामिल है? IAS, IFRS, SIC, IFRIC। ये चारों ही IFRS के सेट के पार्ट हैं। बात समझ में आई? बोलिए। IFRS की जरूरत क्यों पड़ी?
मैन्युपुलेशन और एरर को खत्म करने के लिए, जो कंसिस्टेंट मैनर में एक्सप्लेनेशन देना है उसके लिए, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन को मदद करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसमें डिफिकल्टी क्या है कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। एक से ज्यादा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसमें, कई जगहों पे डबल डबल प्रिंसिपल्स हैं। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट में पढ़ेंगे तो ग्रांट को नॉमिनल वैल्यू पे भी रख सकते हैं आप, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हैं। सम कोड एरिया स्टैंडर्ड के अंदर कुछ कोड एरिया है जो मिसिंग है, कंप्लीट नहीं है, मतलब उस सब के ऊपर भी काम चल रहा है। बट ओवरऑल जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से ध्यान देना, वो ग्लोबल हार्मोनाइजेशन को परमिट करते हैं। ग्लोबल हार्मोनाइजेशन का मतलब, अगर सारी दुनिया में एक ही जैसा स्टैंडर्ड रहे तो बताओ आप इंडिया में अकाउंटेंट बनो या यूएस में, कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन इंडिया में काउंटिंग अलग हो रही, यूएस में काउंटिंग अलग हो रही, तो पता लगा 10 साल इंडिया में ट्रेनिंग लेके गए थे, अब 10 साल यूएस में ट्रेनिंग लीजिए, तब तक पता लगा आप यूके शिफ्ट हो गए, 10 साल वहां ट्रेनिंग लीजिए, तब तक ऊपर वाले ने बोला हो तुम्हारा समय खत्म हो गया, चलो सारी जिंदगी ट्रेनिंग में ही निकल गई। एक बिजनेस अगर इंडिया में, दूसरा यूएस में, तो अकाउंट समझने के लिए बिजनेसमैन को दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? इसलिए सारी दुनिया में एक जैसे स्टैंडर्ड को फैसिलिटेट करते हैं आईएफआरएस, और इसी वजह से इंडिया ने भी इस बात को माना था कि इंडिया को भी आईएफआरएस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। G20 जो समिट था उसमें भारत सरकार ने यह साइन किया था कि उनको आईएफआरएस अप्लाई करना है। इनिशियल डेट इसके एप्लीकेशन की 1 अप्रैल 2011 ही थी। मेरी बात समझ आ रही है? बट ऐसा हो ना पाया, बाद में चल के जो इनिशियल एप्लीकेशन डेट हुई आईएफआरएस की वो 1 अप्रैल 15 हुई, क्योंकि इंडिया में कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज थी, तो कंपनीज एक्ट को चेंज करना था। कंपनीज एक्ट को चेंज करने के बाद कंपनी के ऊपर कंपनी इन डेज रूल आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो आज आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में कुछ नहीं है, वो आईएफआरएस का कॉपी है। बात समझ आई? जिसको आप दुनिया में आईएफआरएस के नाम से बुलाते हैं, इंडिया में उसका लोकल नाम क्या है? इंडेस। बात समझ में आई? थोड़ी बहुत जो डेविएशन डेफिशिएंसीज हैं वो सब मैं आपको अभी समझा देता हूं। लिखिए आईएफआरएस क्या है। आईएफआरएस आर ग्लोबल standards that includes international accounting standards, यानी आईएएस, स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन, यानी एसआई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन, यानी आईएफआरआई। ये सारे आईएफआरएस के ही स्टैंडर्ड्स हैं। आज तक का स्टेटस ये है कि बोर्ड ने टोटल मिला के आईएफआरएस के सीरीज में 1 से लेके 19 तक के सीरीज इशू किए हैं। मतलब 19 जो नाम है वो आईएफआरएस के नाम है, जिसमें से 1 डिलीट हो गए, मतलब इफेक्टिवली 18 आईएफआरएस हैं। और अभी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ऑलमोस्ट 24 हैं, जिसमें से 1-2 अभी आगे पीछे होने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर के आप ये मान सकते हैं कि 40-41 स्टैंडर्ड
बोर्ड ने बनाए हैं, जिसका अभी एप्लीकेबिलिटी दुनिया में हो रहा है। बात समझ में आई? नोट हो गया ये? IFRS are developed by IASB। IASB है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये IASB इसको बोलते हैं। और IASB बना हुआ है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के अंदर। IASB इज पार्ट ऑफ IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी फाउंडेशन है, ये ट्रस्ट है एक तरीके से। ये सारे आपको एब्रिविएशन याद रखने हैं, कभी MCQs का पार्ट ये बन सकता है। नोट हो गया? अब देखो दोस्त, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी वो कब सेटअप हुई थी? सेटअप इन 1973। ये 1973 में सेटअप हुआ है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, और तभी से ये वर्किंग है। बात समझ में आई? अब देखिए, आइए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो भी है वो किसी कंट्री का नहीं है, वो सारी दुनिया को ध्यान में रखते हुए बोर्ड स्टैंडर्ड्स बनाता है। बट एक चीज ध्यान रखें कि इनिशियली इसका सेटअप यूरोप में हुआ था, और इसके अंदर यूरोप और अमेरिका के जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी झलक जरूर दिखती है। इसलिए इसके इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आ रहे थे कि दुनिया के हर कंट्री में कैसे अप्लाई किए जाएं। तो इसलिए दो तरीके निकाले गए, एक हुआ एडॉप्शन और दूसरा हुआ कन्वर्जेंस। एडॉप्शन का क्या मतलब है? IFRS बना हुआ है, जो लिखा हुआ है लगा दो, उसको बोलते हैं एडॉप्शन। जैसे यूरोप में क्या हो रहा है? एडॉप्शन। अमेरिका में क्या हो सकता है? एडॉप्शन। बात समझ आई? बट दूसरा तरीका निकाला गया, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? आप IFRS को पढ़िए, अगर आपको लगता है कि आपके इकोनॉमिक्स के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, तो आप उसको बदलाव करके फिर अप्लाई कीजिए। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। और जो बदलाव किए जाते हैं उसका टेक्निकल नाम होता है कार्व। क्या नाम होता है? कार्व। इंडिया ने एडॉप्शन नहीं किया है, इंडिया ने क्या किया है? कन्वर्जेंस। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब कन्वर्जेंस, एडॉप्शन क्या है और कार्व क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। मेथड ऑफ एप्लीकेशन of IFRS वर्ल्ड वाइड IFRS कैसे अप्लाई होता है? एक है कन्वर्जेंस, दूसरा है एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है एज इट इज एप्लीकेशन। छोटी छोटी कंट्रीज में तो ये पॉसिबल है,
बट इंडिया जैसे बड़ी कंट्रीज के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एप्लीकेशन विद सर्टेन चेंजेज टेक्निकली उसको हम कहते हैं कार्ब। इंडिया में कौन सा रास्ता फॉलो हुआ दोस्त बताओ? इंडिया में कौन सा फॉलो हुआ, एडॉप्शन या कन्वर्जेंस? इंडिया में फॉलो क्या हुआ? कन्वर्जेंस। इंडिया कन्वर्ज्ड विद IFRS। कार्ब, कार्ब का मतलब होता है कोई फंडामेंटल डिफरेंसेस नहीं है, हमारी इकोनॉमी से कोई चीजें नहीं मैच कर रही हैं तो हम उसको बदल रहे हैं, या कुछ प्रोसीजरल डिफिकल्टीज हो रही है तो उसको बदल रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं कार्ब। तो इंडिया के अंदर जो इंड एस है वह कार्ब फॉर्म ऑफ क्या है? IFRS। बात समझ में आ गई? बोलो दोस्त। तो आपको यह बात समझ आई कि इंडिया ने IFRS से कन्वर्ज किया है, इसलिए इंड एस IFRS का कन्वर्ज फॉर्म है। यह बात मैंने ऊपर आपको लिखवाई थी। अब देखते हैं इंड एस का फॉर्मेशन हुआ कैसे है, वो देखिए। फॉर्मेशन ऑफ इंड एस। इंड एस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है देखना। सबसे पहली बात है नंबरिंग। IFRS और इंड एस में नंबरिंग को कैसे अरेंज किया गया वो देखिए। IFRS, इंड एस, IFRS एंड इंड एस। ध्यान देना, नंबरिंग IFRS में अगर IFRS 1 है तो इंड एस में 101 है, और अगर वहां पे IAS 1 है तो यहां पे इंड एस 1 है। अब ऐसा क्यों है यह ध्यान देना। देखो, मैं बोलूंगा IAS 1 और मैं बोलूंगा IFRS 1 तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि दोनों नाम अलग अलग हैं। अगर मैं IAS 1 के बदले इंड एस 1 बोल दूं और IFRS 1 के बदले भी इंड एस 1 बोल दूं तो आप कैसे पहचान पाओगे? IFRS अलग अलग समय बना है, तो जो 73 से लेकर 2000 तक बना उसको IAS बोल दिया, 2000 के बाद जो बन रहा है उसको IFRS बोल दिया, तो उसको पहचानने में तो आसानी है। बट इंडिया में तो एक ही नाम है, इंड एस। मेरी बात समझ आ रही? तो इन्होंने क्या कहा कि IFRS के काउंटर में जितने इंड एस बनेंगे उसकी नंबरिंग 101 से स्टार्ट होगी, और जो IAS के नंबर्स होंगे वो सेम होंगे। मतलब उधर 1 है तो इधर भी क्या होगा? 1। इससे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो। तो लिखिए यहां पे, अगर इधर है IAS 1 तो इधर क्या होगा? इंड एस 1। क्यों? नंबरिंग रिटेन्ड इन इंड एस। इंड एस में नंबरिंग रिटेन किया गया। अगर इधर IFRS 1 है तो इधर हो जाएगा नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 100+, इसलिए यहां पे हो जाएगा आपका इंड एस 101।
क्या ये चीज आपको याद रहेगी? बोलो। तो अगर 101, 102, 103, 105 ऐसे स्टैंडर्ड दिखने लगे तो मान लेना वो आईएफआरएस के करस्पॉन्डिंग है। और अगर इंड एस 1, 2, 7, 8, 10 ऐसे दिखने लगे तो मान लेना वो आईएएस के करस्पॉन्डिंग है। अच्छा, अब जो इंटरप्रिटेशन था वहां पे वो भी अलग अलग समय इशू हुआ। जब आईएएस बना होगा तो आईएएस का इंटरप्रिटेशन हुआ, जब आईएफआरएस बना होगा तो आईएफआरएस का इंटरप्रिटेशन हुआ। क्या ये नोट कर चुके? जब आईएएस बना तो आईएएस का इंटरप्रिटेशन हुआ, जब आईएफआरएस बना तो आईएफआरएस का इंटरप्रिटेशन हुआ। लेकिन इंडिया में तो सब कुछ इकट्ठा ही आ गया, इसलिए जितने भी इंटरप्रिटेशन है आईएफआरएस में, इंड एस में सबका नाम अपेंडिक्स बनाया गया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ आईएएस एंड आईएफआरएस, आप इसको बोलेंगे टेक्निकली अपेंडिक्स। तो बनावट तो आपको समझ आ गई। मतलब इंड एस में आपको मिलेगा इंड एस के नंबरिंग 1 से लेकर के 100 के पार, और अपेंडिक्स, ये तीनों मिल सकता है। क्या नंबरिंग क्लियर है? बोलो। दूसरा चेंजेज आया है टर्मिनोलॉजी के चेंज। हर जगह अपने समय के हिसाब से, अपने कस्टम के हिसाब से नाम रखे जाते हैं। बोलो यस और नो। आपका नाम हो सकता है राहुल, आपका नाम हो सकता है एबीसीडी, जो भी इंडिया में नाम चलता है। अब किसी अमेरिकन का नाम आपने राहुल देखा है? नहीं, उसका नाम होगा टॉम, मैरी, जेरी, पेरी, पता नहीं क्या क्या। इंटरनेशनली बैलेंस शीट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इंडिया में कहते हैं बैलेंस शीट। इंटरनेशनली कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रहेंसिव इनकम, इंडिया में कहते हैं पी&एल। अब देखो, अगर हम इंटरनेशनल नाम ही रखते जो आईएफआरएस में था, तो जितने भी इंडिया में पुराने कानून वगैरह बने हुए सब बदलने पड़ते। बदलने पड़ते या नहीं बदलने पड़ते? बोलो यस और नो। इस वजह से यहां पे जो नाम है वो इंडियन नाम ही कंटिन्यूड रखा गया, और जो आईएफआरएस में नाम है उसको चेंज कर दिया गया। इस चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो यहां आईएफआरएस, यहां इंड एस। आईएफआरएस में आप कहते हैं एसओएफपी, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहां पे कहते हैं बैलेंस शीट। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पे कहते हैं एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रहेंसिव इनकम। यहां पे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये नाम में चेंज है, नाम में चेंज से अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंजेस तो हैं। सी, इकोनॉमिक, लीगल एंड लॉजिकल चेंजेस। एक्चुअल में ये जो चेंजेज होते हैं इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है। ऊपर जो दो चेंजेज आपने देखे नंबरिंग में और नाम में, इससे कोई एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को टॉम बोल दूं या राहुल बोल दूं, अल्टीमेटली है तो इंसान ही। मेरी बात समझ आ रही? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट इकोनॉमिक, लीगल और लॉजिकल चेंजेज फाइनेंशियल इंपैक्ट को चेंज करते हैं, इसलिए यह है एक्चुअल कार्ब। कई स्टैंडर्ड्स जब इंड एस के आते तो उसमें कई जगहों पे चेंज कर दिए गए हैं।
आईएफआरएस में जो प्रोविजन है वो इंड एस में नहीं है। जैसे इधर ध्यान देना, जब अमालगमेशन हम पढ़ेंगे तो अमालगमेशन में दो मेथड है, एक है परचेज मेथड और एक है इंटरेस्ट पूलिंग मेथड। बात समझ में आ रही है? जो आईएफआरएस है उसमें इंटरेस्ट पूलिंग मेथड है ही नहीं, बट इंड एस 103 जो उसके करस्पॉन्डिंग है उसमें पूलिंग मेथड को जोड़ा है, तो वो कार्व किया है। मेरी बात समझ आ रही है? वो लॉजिकल चेंजेज है। तो कई जगह पे इकोनॉमिक चेंजेज हैं, लीगल चेंजेज और लॉजिकल चेंजेज हैं, इनकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होती है। सच चेंजेज हैव फाइनेंशियल इंपैक्ट। इन चेंजेज के फाइनेंशियल इंपैक्ट होते हैं, इससे ज्यादा आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं। बात समझ में आ गई? बोलो। अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है उसमें इंड एस की एप्लीकेबिलिटी पढ़नी है। उससे मैं पहले आपको कार्ब की एनालिसिस करा देता हूं, कार्ब एक्चुअल में होता क्या है। एनालिसिस ऑफ कार्ब। कार्ब मतलब डिफरेंस मत बोलना, चेंजेज बोलना। डिफरेंस हम तब यूज करते हैं वर्ड जब कोई फंडामेंटल बदलाव आ जाए। यहां फंडामेंटल बदलाव आ जाए नहीं, कहीं कहीं चेंजेज हैं। तो एनालिसिस ऑफ कार्ब। कार्ब दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब। मतलब जिसका कार्ब, कहने के लिए कार्ब जरूर है लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई मतलब नहीं है। नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब। दूसरा है रिजल्टिंग इनटू कार्ब। जैसे नाम बदल दिया, नंबर बदल दिया, कार्ब जरूर है बट उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, इसलिए बोलते हैं नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब। इसको आप बोल सकते हैं नो फाइनेंशियल इंपैक्ट। और रिजल्टिंग इनटू कार्ब, अगर कार्ब में वो रिजल्ट करता है तो इसका होता है फाइनेंशियल इंपैक्ट। मतलब इसका बैलेंस शीट और पीएल पे असर पड़ता है। कहने का मतलब अगर आईएफआरएस पे बनाते तो कुछ और दिखता, इंड एस पे बना रहे तो कुछ और दिख रहा है, इसका असर होता है। और इस तरीके के चेंजेस को हम दो हिस्से में बांटते हैं। एक को कहते कार्ब इन और दूसरे को कहते कार्ब आउट। कार्ब इन का मतलब होता है ऐड कर देना। जैसे आईएफआरएस में इंटरेस्ट पूलिंग मेथड नहीं है लेकिन इंड एस में ऐड किया गया है। और कार्ब आउट का मतलब होता है डिलीट कर देना, हटा देना, छोड़ देना। यह भी आपको समझने में मदद करेगा, यह भी आपके कोर्स में दिया हुआ था। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? इस चैप्टर में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के लिए सिर्फ एक ही बात पढ़नी है कि जहां पे इंड एस अप्लाई नहीं होता वहां पे क्या अप्लाई होता है? आईएफआरएस, इंड सॉरी एस। तो अब देखना इंड एस की एप्लीकेबिलिटी का रूल क्या है, ये आपके कोर्स कंटेंट का पार्ट है। बात समझ आई चैप्टर 1 का? तो यहां पे लिखिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, इंड एस रूल।
यानी एप्लीकेबिलिटी। पहला इंड एस रूल आया था 2015 में। कब आया था फर्स्ट इंड एस रूल? 2015 में। बात समझ आई? तब से लेके अब तक हर साल एक नया इंड एस रूल आता है। जो चेंजेज करने हो स्टैंडर्ड में, कुछ इधर उधर हो, सबको ठीक करने के लिए रूल आते रहते हैं। तो तब से लेके आज तक जितने भी रूल आए हैं उसका जो फाइनल क्रक्स है वो मैं बता रहा हूं। 3 तरीके से आपको समझना है। जो सबसे पहली बार एग्जीक्यूशन का रूल आया था वो कंपनीज के लिए आया था, लेकिन उन कंपनीज में से बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और एनबीएफसी को हटा दिया गया था। पहला रूल किसके लिए आया? कंपनीज के लिए। लेकिन वो उसमें से कौन कौन सी चीजों को हटा दिया गया था? कौन कौन कंपनीज को? एप्लीकेशन ऑन कंपनीज, एक्सेप्ट बैंक, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसी। जब पहली इंड एस की एप्लीकेबिलिटी का रूल आया तो बैंक को, इंश्योरेंस को और एनबीएफसी को इससे दूर रखा गया। और क्या प्रोविजन बनाए गए हैं वो ध्यान देना। एक डायग्राम पे आपको पूरा प्रोविजन समराइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में आपके कोर्स में दे नहीं रखा कि मैं हर चीज एक एक करके बताऊं। वो फाइनल के कोर्स में है ही, पूरा एक चैप्टर बनाया है इसी के ऊपर। तो आपको बस ब्रीफ समझना है कि क्या क्या है। 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016 और 1 अप्रैल 2017, ये 3 डेट हैं एप्लीकेशन के। 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2017। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इसी में इंड एस रूल खत्म हो जाएगा। याद रखिए, अगर कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है तो उसके ऊपर यह वाला रूल अप्लाई नहीं होता। उसके ऊपर क्या होगा मैं आगे बता रहा हूं। जब पहली बार इंड एस इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ तो सरकार ने 1 अप्रैल 15 को कहा कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से इंड एस अप्लाई करे। मतलब हम कोई फोर्स नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं वॉलेंट्री एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एप्लीकेशन। आपकी मर्जी है, आपको अप्लाई करना है करो, नहीं करना है मत करो। दूसरा फेज हुआ मैंडेटरी फेज 1। एक अप्रैल 16 से कुछ कंपनियों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। और फिर एक तीसरा भी नियम लाया गया, मैंडेटरी फेज 2। तो वॉलेंट्री एप्लीकेशन की डेट में क्या है? कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से 1 अप्रैल 15 को फॉलो कर सकती थी। एनी कंपनी में फॉलो इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। आपकी मर्जी है, में लगा हुआ है, फॉलो करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत करिए। बट याद रहे, आपकी मर्जी है, आप फॉलो करोगे तो करो, नहीं करोगे तो मत करो। बट एक चीज याद रहे कि अगर किसी भी ग्रुप में एक कंपनी ने फॉलो कर लिया तो बाकी सब पे मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब अगर मान लो पेरेंट ने इंड एस फॉलो कर लिया तो सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर तीनों पे मैंडेटरी हो जाएगा। अगर एसोसिएट ने फॉलो कर लिया तो पेरेंट, सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर तीनों पे मैंडेटरी हो जाएगा। बात समझ आई?
मैंडेटरी ऑन ग्रुप if followed by any one member। अगर एक मेंबर ने भी फॉलो कर लिया तो पूरे ग्रुप में मैंडेटरी हो जाएगा। और ग्रुप का मतलब मैं नीचे लिखा दूंगा, ग्रुप का मतलब होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर। ये सब में आएगा तो कॉमन लिखा देंगे। अगर एक ने भी धोखे से भी फॉलो किया तो बाकी सबको मजबूरियों में फॉलो करना पड़ जाएगा। बात समझ आई? दूसरा फेज कहते हैं अब मर्जी नहीं चलेगी। कंपनी हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर। अगर एक कंपनी की ग्रुप में नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे पार कर गई तो 1 अप्रैल 16 से मैंडेटरी हो गया। और अगर एक पे मैंडेटरी हो गया तो बाकी सब पे मैंडेटरी हो गया। मैंडेटरी ऑन अदर मेंबर ऑफ ग्रुप। मतलब 1 अप्रैल 16 से अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उसके पार हो जाती है तो उसके ऊपर इंडेस मैंडेटरी हो जाएगा। बोलो। और अगर एक पे मैंडेटरी हो जाएगा तो पूरे ग्रुप में मैंडेटरी हो जाएगा। और 1 अप्रैल 17 से लिस्टेड कंपनी और कंपनी इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एक्सेप्ट एसएमई कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है या लिस्टिंग के प्रोसेस में है 1 अप्रैल 17 से उसके हम नेटवर्थ को चेक नहीं करेंगे। उसका लिस्टिंग होना या लिस्टिंग के प्रोसेस में होना, बस छोटे एक्सचेंज में नहीं, किसी छोटे एक्सचेंज में है तो वो यहां पे नहीं शामिल होता है। लिस्टेड कंपनी और कंपनीज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आप इंडिया में लिस्टेड हो या इंडिया के बाहर लिस्टेड हो या इंडिया के लिस्टिंग के प्रोसेस में हो या बाहर लिस्टिंग के प्रोसेस में हो, एक्सेप्ट एसएमई। अगर आप छोटे एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो आपके ऊपर यह रूल अप्लाई नहीं होता। आपके नेटवर्थ की कोई मतलब नहीं। 1 अप्रैल 17 से मैंडेटरी हो गया। मतलब अगर आज के डेट की बात करूं तो सारी लिस्टेड कंपनी और सारी लिस्टिंग के प्रोसेस वाली कंपनीज पे इंडेस मैंडेटरी हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। और अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर, लिस्टेड है तब तो आपके ऊपर मैंडेटरी हो ही गया। अगर अनलिस्टेड हैं और आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उसके पार हो गई तब भी आपके ऊपर 1 अप्रैल 17 से मैंडेटरी हो गया। और मेंबर ऑफ द ग्रुप, मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ एबव, जो ऊपर कंपनीज हैं उनके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी मैंडेटरी हो गया। तो कितने नियम आ गए दोस्त? 3। 1 अप्रैल 15 से मर्जी है, लेकिन अगर एक ने भी फॉलो कर लिया तो ग्रुप पे मैंडेटरी है। 31 मार्च 16 से नेटवर्थ 500 करोड़ या उसके पार जाए तो मैंडेटरी है। और अगर एक पे हो गया तो पूरे ग्रुप पे हो गया। 1 अप्रैल 17 से
सारी लिस्टेड और लिस्टिंग के प्रोसेस वाली कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी है एक्सेप्ट एसएमई, हाँ या ना? अनलिस्टेड है तो 250 करोड़ या पार हो गया तब मैंडेटरी है नेटवर्थ, और अगर एक पे हो गया तो पूरे ग्रुप पे हो गया। तो अब पहला सवाल आएगा कि ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप का मतलब ग्रुप इंक्लूड्स पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर। याद रहेगा आपको? बोलो। नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ ये वही नेटवर्थ है जो सेक्शन 2 क्लॉज 57 कंपनीज एक्ट में लिखा है। नेटवर्थ की कैलकुलेशन ऐसे की जाती है, पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों। इक्विटी कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, दोनों ले लेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रिटेन्ड प्रॉफिट जिसको आप पीएल कहते हैं। पीएल का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो कोई भी रिजर्व अगर प्रॉफिट से बना हो, ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट से अगर कोई भी रिजर्व बना है तो वो आप जोड़ देंगे। ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, पीएल का डेबिट बैलेंस होगा तो घटा देंगे, यानी पीएल में अगर लॉस है तो माइनस करेंगे, कोई फिक्टिशियस है तो माइनस कर देंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई फिक्टिशियस होगा तो क्या कर देंगे? माइनस। क्या यह बात आपको क्लियर है? बोलो। याद रखना, रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी नेटवर्थ का पार्ट नहीं होता, क्योंकि अनरियलाइज्ड होता है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। रिवैल्यूएशन रिजर्व is not part of net worth। मतलब अगर आपके बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व होगी तो आप नेटवर्थ में उसे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो कैश में रियलाइज नहीं होता, वो अनरियलाइज्ड रहता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व कैसे बनता है, कैसे हटता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में सीखेंगे आप। बात समझ में आई? अच्छा, अब एक और भी चीज देखो। हमने कहा कि नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या उसके पार हो जाए तो इंड एस एप्लीकेबल होगा। तो आपके मन में सवाल आएगा कि 1 अप्रैल 16 से एप्लीकेबल होगा अगर 500 करोड़ या उसके पार हो जाए तो किस डेट की नेटवर्थ चेक करेंगे? तो नेटवर्थ कब की चेक करेंगे वो देखिए। नेटवर्थ
ऑफ 31 मार्च 2014 या 31 मार्च 2015 या 31 मार्च 2016 ऑफ एनी डेट exceeding rupees 5 date is rupees 500 crores or more। 31 मार्च 13 चेक नहीं करेंगे, 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, तीनों में से किसी भी एक डेट की नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या उसके ज्यादा हो गई तो इन डेज 1 अप्रैल 16 से मैंडेटरी हो जाएगा। जैसे मान लो 14 में 505 करोड़ है, 31 मार्च 15 में 495 करोड़ है और 31 मार्च 16 में 498 करोड़ है, तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। किसी भी एक डेट पे 14 में, 15 में या 16 में नेटवर्थ 500 करोड़ या उसके पार हुई तो 1 अप्रैल 16 से आपके ऊपर क्या हो गया? मैंडेटरी। बात समझ में आ गई? बोलो दोस्त। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, अगर एक बार किसी भी तरीके से आपके ऊपर इंडेस अप्लाई हो गया तो फिर आप उससे बाहर नहीं आ सकते, यानी कोई एग्जिट रूल नहीं है। इंडेस वंस अप्लाइड shall be mandatory। अगर एक बार इंडेस अप्लाई हो गया तो मैंडेटरी हो जाएगा। shall be applied कंसिस्टेंटली लिख दीजिए, shall be applied consistently from one period to another। एक बार अगर किसी भी वजह से आपके ऊपर इंडेस अप्लाई हो गया तो फिर आपके पास सारे दरवाजे बंद हो गए, अब आपके ऊपर इंडेस मैंडेटरी हो गया, हमेशा के लिए अप्लाई करते रहना। तब तक जब तक कि कंपनी बंद नहीं होती यह स्टैंडर्ड अप्लाई होता रहेगा। क्या यह बात क्लियर हो गई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, एप्लीकेबिलिटी ऑन एनबीएफसी बी। एनबीएफसी पे इंडेस कैसे अप्लाई होगा? एनबीएफसी पे एंटिटी के अप्लाई होने का कारण क्या है? डेट कौन कौन सी है? एनबीएफसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है बट वो पब्लिक में डील नहीं करती, इसलिए सरकार को एनबीएफसी पे स्टैंडर्ड लगाने में ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। और इसमें गवर्नमेंट ने 2 डेट डाले, 1 अप्रैल 2018 और 1 अप्रैल 2019। इस बात को ध्यान रखेंगे कि एनबीएफसी के पास वॉलंटरी चॉइस नहीं है, अगर वो रूल में फॉलो करे तो इंडेस लगेगा, अदरवाइज एस लगता रहेगा। और नियम वही है जो आपने ऊपर पढ़ा है। क्या? एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर। एक बात, 500 करोड़ या उससे ज्यादा अगर किसी भी एनबीएफसी की नेटवर्थ है तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड मैंडेटरी हो जाएगा। कब से? 1 अप्रैल 2018। आवाज में लाओ ताकत। उसके बाद मैंडेटरी ऑन
ग्रुप मेंबर्स, ये बात तो फिक्स है, एक पर होगा तो सब पे हो जाएगा। और 1 अप्रैल 19 से एनबीएफसी लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एक्सेप्ट एसएमई in India or outside India। इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, एसएमई को छोड़ देंगे। तो जो भी एनबीएफसी लिस्टेड है या लिस्टिंग के प्रोसेस में है, चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर में। दूसरा, एनबीएफसी या अनलिस्टेड एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर। मेंबर ऑफ ग्रुप। और ग्रुप का मतलब यहां भी वही है जो कंपनी में था, सब कुछ सेम है, बस डेट अलग है, वही चीज कॉपी कर डालो। जो 1 अप्रैल 16 था वो 1 अप्रैल 18 करना है, जो 1 अप्रैल 17 था वो 1 अप्रैल 19 करना है। मतलब इनको 2 साल एक्स्ट्रा समय मिल गया, इतनी बात है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। एनबीएफसी होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। एनबीएफसी, जैसे अभी इसी बिल्डिंग में आप नीचे जाएंगे तो सेकंड फ्लोर पे आपको कई एनबीएफसी दिख जाएंगी। ये एनबीएफसी बैंक के तरीके से ही होती हैं, ये भी लोन देती है कस्टमर को, बट ये पब्लिक डीलिंग में एंगेज नहीं होती। मतलब डेली का जो बैंक का ट्रांजैक्शन होता है वो ये नहीं करती। जैसे टाटा कैपिटल का नाम सुना होगा आपने, एनबीएफसी है। बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा, एनबीएफसी है। डीएफएचएल का नाम सुना होगा, एनबीएफसी है। मेरी बात समझ आ रही है? आर्ट हाउसिंग फाइनेंस है, एनबीएफसी है। बहुत सारी एनबीएफसीज हैं, एलएनटी फाइनेंस है, आजकल गोदरेज फाइनेंस है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी, महिंद्रा फाइनेंस है, ऑलमोस्ट जितनी भी आपको बड़ी कंपनीज नजर आ रही, सबकी फाइनेंसिंग कंपनी है, सब एनबीएफसीज है। इसके अलावा छोटी छोटी एनबीएफसीज भी हैं। एनबीएफसीज कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड होती हैं और आरबीआई के थ्रू डायरेक्ट भी रजिस्टर्ड होती है। तो कोई भी एनबीएफसी हो, चाहे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो या आरबीआई के थ्रू रजिस्टर्ड हो, अगर वो इस कंडीशन में फॉलो करेगी तो उसके ऊपर इंड एस लगेगा, और अगर नहीं फॉलो करेगी तो उसके ऊपर एस लगेगा। यहां पे वॉलेंट्री ऑप्शन नहीं है। ग्रुप का मतलब यहां भी वही है। ग्रुप मीन्स पेरेंट, subsidiary, associates and joint ventures। voluntary application is not permitted for NBFC। एनबीएफसी के लिए वॉलेंट्री ऑप्शन परमिटेड नहीं है। कंपनी के लिए था, बट एनबीएफसी वॉलेंट्री अप्लाई नहीं कर सकती। नोट हो जाए तो बताना। दो 2023 में एक और भी रूल आया है जो कहता है जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके ऊपर भी इंडेस 1 अप्रैल 23 से मैंडेटरी हो गया है। उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सारे म्यूचुअल फंड पे हो गया। बात समझ आई? तो सी,
म्यूचुअल फंड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। दो इंपॉर्टेंट बातें, करेंटली नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंक एंड इंश्योरेंस, बैंक एंड इंश्योरेंस पे अभी एप्लीकेबल नहीं है ये। एंटिटी नॉट फॉलोइंग एस इंड एस सेल फॉलो एस। जो कंपनी जो भी एंटिटी इंड एस फॉलो नहीं करेगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? करेंटली नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंक एंड इंश्योरेंस, मतलब बैंक और इंश्योरेंस पे अभी तक इंड एस एप्लीकेबल नहीं हुआ है। उम्मीद है जल्दी हो जाने की, लेकिन कब होगा अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। आज के डेट तक जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। क्या यह बात क्लियर है? बोलो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस बात का ध्यान देना है कि इस चैप्टर में जो कंटेंट था वो इतना ही था। एक चीज और जोड़ा है, और वो जोड़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए कैसे जाते हैं। जैसे आपके मन में सवाल आएगा, चलो आईएफआरएस तो आईएफआरएस बोर्ड बनाता है, बट जब उसका कन्वर्जेंस होता है, उसमें कुछ चेंजेज करने होते हैं तो कौन करता है? तो अभी इसकी कहानी सुन लीजिए, ये भी इसी चैप्टर में है। 1973 में जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का सेटअप हो गया, तो 21 अप्रैल 1979 यहां पे इंडिया में सीए इंस्टीट्यूट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का सेटअप हुआ है। किसका सेटअप हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। मेरी बात समझ आ रही है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का सेटअप हुआ सीए इंस्टीट्यूट के अंदर, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना। इनिशियल स्टेज में भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस के बेस पे ही बनाए गए। तो आप बोलेंगे फिर इंड एस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो आईएफआरएस को सोर्स की तरह यूज किया, कन्वर्जन नहीं किया। पढ़ा, जितना रिलेवेंट लगा उतना डाला, सब कुछ नहीं डाला। दूसरी बात ये हुई कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एक बार बना आज तक कभी रिवाइज नहीं हुआ, इसलिए वो आज के बिजनेस के बड़े बिजनेस के हिसाब से उतना सुदृढ़ नहीं है। लेकिन जो सीए इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसी ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनलाइज किए हैं, और जो सीए इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसी ने इंड एस का कन्वर्जन भी किया है। मेरी बात समझ आ रही है? 3 बार मुझे इस बोर्ड का मेंबर बनने का मौका मिला, 2011-12, 2012-13 और 2015-16। जब इंड एस का कन्वर्जन हो रहा था उस समय भी मुझे मौका मिला था इस बोर्ड के अंदर काम करने का। तो यहां पे जो स्टैंडर्ड को सेट करते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है वो देखिए। एक बार ये प्रोसेस पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, यहां पे मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दिया है। पहले डिसाइड किया जाता है कि किस एरिया पे एस बनाने, फिर उस एरिया के जो ज्यादा इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनकी एक ग्रुप बना दी जाती है उसको पढ़ने के लिए। टेक्निकली उसका नाम होता है स्टडी ग्रुप। स्टडी ग्रुप सारे इंफॉर्मेशन को जुटा करके एक ड्राफ्ट तैयार करता है और वो ड्राफ्ट सर्कुलेट कर दिया जाता है। जब ड्राफ्ट सर्कुलेट कर देते हैं तो उसके ऊपर व्यूज लेते हैं, अलग अलग बॉडीज को सर्कुलेट किया जाता है, मेंबर्स को भी सर्कुलेट किया जाता है, सब पढ़ के उसके ऊपर अपने व्यूज देते हैं, उसके ऊपर डिबेट और बहस होती है, उसके बाद उसके ऊपर फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता है। मेरी बात समझ आई? इसको एक्सपोजर ड्राफ्ट कहते हैं।
एक्सपोजर ड्राफ्ट फिर छोड़ दिया जाता है पब्लिक कमेंट के लिए, और पब्लिक के जो कमेंट आ जाते हैं जब, तो उसको ऐड करके एक बनाया जाता है फाइनल ड्राफ्ट। मेरी बात समझ आ रही? उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है ड्राफ्ट का, फिर उसको इंस्टीट्यूट के काउंसिल में लिया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है, और एक काउंटिंग स्टैंडर्ड बन के तैयार हो जाता है। मेरी बात समझ आई? बोलो। अब देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का कंपोजिशन क्या है। मुझे लग रहा है मैंने एक ईयर गलत बोल दिया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का सेटअप 21 अप्रैल 1977 को ही हो गया। मैंने शायद 79 बोल दिया था, तो उसको ठीक करेंगे। 79 को पहला एएस इशू हो गया था, एएस 1। तो 1977 को जब ये बोर्ड बना, तो इस बोर्ड में होते कौन कौन लोग हैं देखिए। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो काउंसिल का इलेक्शन होता है उसमें जो लोग जीत के जाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में होते हैं। नॉर्मली चेयरमैन उन्हीं में से एक होता है। भारत सरकार के नॉमिनीज भी आते हैं उसमें। नॉमिनीज सीए इंस्टीट्यूट के अलावा आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट और सीएस इंस्टीट्यूट के भी होते हैं। आरबीआई, सेबी, सीएजी और सीबीडीटी के भी नॉमिनी जाते हैं। उसके अलावे जो एकेडमिक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जो कोऑप्टेड मेंबर, स्पेशल इनवाइटेड मेंबर होते हैं जो इंस्टीट्यूट बुलाता है। जैसे मुझे 2 बार स्पेशल इनवाइटेड बुलाया, 2011-12 और 12-13, और 2015-16 में कोऑप्टेड बताया। मेरी बात समझ आ रही है? तो वहां पे मेंबर्स को बुलाए जाते हैं, स्टैंडर्ड के ऊपर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और जब सब कुछ तैयार हो जाता है, एक फाइनल ओपिनियन बन जाता है, तो स्टैंडर्ड को काउंसिल में लाया जाता है। काउंसिल के अंदर उसको डिबेट करके जब वो पास हो जाता है, तो एक्चुअली वो एएस बन के तैयार हो जाता है। बट ध्यान रहे, एएस बन जाने का मतलब ये नहीं कि वह एएस अप्लाई हो गया। अब एएस जब बन जाता है तो उसके 2 कैटेगरी बन जाते हैं। कंपनीज के ऊपर एएस किस दिन से अप्लाई होगा, यह अधिकार मिनिस्ट्री का है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का, और अदर देन एएस के ऊपर जो अप्लाई होगा वो अधिकार सी इंस्टीट्यूट का है। तो कंपनी के अलावे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर कब अप्लाई होगा और किस डेट से अप्लाई होगा, इसका डिसीजन कौन लेगी? आईसीआई। लेकिन कंपनीज के ऊपर किस डेट से अप्लाई होगा, इसका डिसीजन कौन लेगी? एमसीए। ये वाली बात आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। बात समझ आई? बोलो। इंड एस के भी कन्वर्जन का काम यही बोर्ड करता है। जब आईएफआरएस बन के तैयार हो जाता है तो इंड एस का कन्वर्जन का काम होता है। जब कन्वर्जन हो जाते हैं तो उनको काउंसिल फाइनलाइज करके भेज देती है एनएफआरए को। एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सरकार ने एक संस्था बना रखी है। यह कह सकते हैं कि सीए इंस्टीट्यूट के ऊपर और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के नीचे। मतलब यह भी कह सकते हो कि बड़े मामले में, जो बड़े मामले होते हैं उसमें एनएफआरए एक पूल का काम करती है। एनएफआरए कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंदर है और वो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बड़े डिसीजंस में टांग आती है। बात समझ आ गई? तो सीए इंस्टीट्यूट उसको किसके भेजेगी? एनएफआरए। एनएफआरए के अप्रूवल के बाद वो कहां जाएगा? मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री फिर नोटिफाई करेगी किस दिन से एप्लीकेबल होना है। क्योंकि इंडेस कोई छोटी मोटी कंपनीज पे तो अप्लाई होता नहीं, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसका पूरा डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है? कंपनीज के, सॉरी एमसीए के पास। आपको बात समझ आई? इस चैप्टर में इतनी ही बातें हैं। इसके साथ साथ यहां पे बड़े सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर दिए गए हैं जो आपके कोर्स में है। इनका नाम और डेट कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे सब अपने आप याद हो जाएगा। मैंने रेफरेंस के लिए दे दिया, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। उसके अलावे मैंने आईएफआरएस के भी नंबर्स दे दिए हैं, अगर आपको उसके नंबर्स पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री इंडिया में कैसे कैसे कन्वर्जेंस हुआ था वो भी बता दिए हैं। इंडेस रूल भी इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको लिखवा भी दिया है। बात समझ में आ गई? बोलो। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो सी इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं, जिसमें प्रोवाइड करते हैं रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 2 सेट है, एक एस और एक इंडेस। एस उन कंपनीज पे लगता है, उन एंटिटीज पे लगता है जिसपे इंडेस नहीं लगता। इंडेस का पहला रूल कब आया? 1 अप्रैल 15 को वॉलेंट्री, फिर 1 अप्रैल 16 से पर्टिकुलर क्लास ऑफ मैंडेटरी, यानी 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है तो, या 500 करोड़ है। 1 अप्रैल 17 से अगर आप लिस्टेड है, लिस्टिंग के प्रोसेस है एक्सेप्ट एसएमई, तो आपके ऊपर मैंडेटरी, अनलिस्टेड है तो 250 करोड़ या उसके पार। सिमिलर नियम एनबीएफसी के लिए आया, बट 1 अप्रैल 18 और 1 अप्रैल 19 से म्यूचुअल फंड पे पूरा एप्लीकेबल है। बोलो।
और बाकी पे अभी एप्लीकेबल नहीं है। जहां एप्लीकेबल नहीं है वहां क्या लगेगा? एस। ये ओवरऑल इस चैप्टर का पार्ट था, जिसमें आपको बेसिकली ये समझना था कि एस एक्चुअल में क्या है और कैसे बना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, ये अकाउंट के मानक सेट करते हैं, और ये सेट करते हैं कि इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन कैसे होना है। ये पूरा का पूरा प्योर चैप्टर थ्योरी का था, बट ये आपको ओवरव्यू बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें होनी है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो फ्रेमवर्क का है, वो ढांचा है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप समझेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के नियम क्या हैं, और उसमें यूज होने वाले अलग अलग जो फ्रेज हैं, वर्ड हैं, उसका मीनिंग क्या है। बट इंस्टीट्यूट ने क्या खास बात किया है, अगर इन सब चैप्टरों का एग्जाम में कोई वेट ना हो तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल थ्योरी और बहुत बोरिंग है। इसलिए इंस्टीट्यूट इन सब जगहों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देती है, भले थ्योरेटिकल ले लो, एमसीक्यूज हो, थ्योरी क्वेश्चन हो, दोनों। तो मैं पहले आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूं, फिर मैं आपको थ्योरी भी एक बार रेफर करवा दूंगा। बात समझ आई? तब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब कंपनी के अलावा। मैंने अभी बोला कंपनी के अलावा कौन गाइडलाइंस जारी करती है? सी इंस्टीट्यूट। बोलो, कंपनी पे तो एमसीए का अधिकार है, बट अदर देन कंपनी पे किसका अधिकार है? सी इंस्टीट्यूट। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या है? हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एलिमिनेट the non-comparability of financial statement, improve the reliability of financial statement, both A and B, manipulate the data for the management। ये तो बेहद बेकार है। एस कभी मैनिपुलेशन के लिए तो बनता नहीं। बोलो, एस क्यों बनता है? ताकि सबकी पॉलिसीज एक जैसी हो। भाई सब अगर एस के हिसाब से बनाएंगे तो सबका अकाउंट एक जैसा दिखेगा, कंपेरेबल हो जाएगा, हाँ या ना? और क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या होगी? इंप्रूव। इसलिए आंसर कौन सा आया? सी। इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, यस, कंसिस्टेंसी, यस, कंपेरेबिलिटी, यस, यानी ऑल ऑफ द अबव। भाई आपको स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत क्यों है? ताकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, कंसिस्टेंट हो और कंपेरेबल हो। विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देयर मॉडिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी टू कंपनीज। कंपनीज के लिए कौन सी कंपनी अप्रूवल, मॉडिफिकेशन कौन कर सकता है? एनएफआरए। इशू तो एमसीए को ही करना है। मेरी बात समझ आ रही है? इशू किसको करना है? एमसीए को। बट जो इसमें मॉडिफिकेशन करने का काम कर सकती है उसका नाम क्या है? एनएफआरए। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बोला, सी इंस्टीट्यूट ने भेज दिया, अगर उनको कोई चेंज की जरूरत लगेगी तो कर देंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो, ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट्स क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब कुछ ठीक है। सारी दुनिया में अगर एक ही जैसा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा तो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पैसा फ्लो करेगा। बोलो, सारे फाइनेंशियल क्या होंगे? कंपेरेबल, यूनिफॉर्मिटी आएगी, ऑल ऑफ द अबव, हाँ या ना? आईएएसबी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बोलो ना दोस्त। एडिशनल गाइडेंस अगर इंड एस में मिले, मतलब इंड एस में आप कुछ जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? कार्ब इन। मैंने क्या बोला था? एडिशन को क्या बोलते हैं? इन। डिलीशन को क्या बोलते हैं? आउट। तो कह रहे हैं एडिशन दे रखा, मतलब इन हो गया। बोलो, विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देयर मॉडिफिकेशन फॉर पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी टू द कंपनीज। बोलो, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नकास। पुराने समय में नकास भी हुआ करता था। नकास जो सीए इंस्टीट्यूट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते थे,
वो पहले नकास में जाता था और नकास से फिर एमसीए पहुंचता था। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सी इंस्टीट्यूट इशू करती है वो एनएफआरए में जाता है और एनएफआरए से फिर मिनिस्ट्री पहुंचता है। बात समझ आई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर द एस्पेक्ट्स ऑफ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या कवर्ड है? रिकंसिलिएशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, सब कवर्ड है। फेज 1 ऑफ इंड एस वाज एप्लीकेबल टू, फेज 1 कब से एप्लीकेबल है? कंपनी जब जिसकी नेटवर्थ कितनी हो 500 करोड़ या उससे ज्यादा। टर्नओवर पे ये नियम नहीं लगता, किस पे लगता है? नेटवर्थ पे। अब एक बार सारे ऑप्शन जो आपने टिक किए हैं ऊपर आंसर से मैच करो। सारे मैच कर रहे हैं? जब भी आप एमसीक्यूज करेंगे तो सारे आंसर पहले खुद देखेंगे, बनाएंगे और फिर आंसर से मैच करेंगे। 4 का बी दिखा रहा है, देख लेते हैं 4 क्या था। इन्होंने ये लिख दिया होगा एमसीए, मतलब एमसीए का काम होता है नोट वो करना, क्या कहते हैं, इशू करना। मेरी बात समझ आ रही है? एनएफआरए का काम होता है उसको ऑब्जर्व करना। तो क्लियरिटी में आंसर तो बी ही होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने बी दिया तो आप बी फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि इशू करने का अधिकार किसको है? एमसीए को। लेकिन नॉर्मली मॉडिफिकेशन करने का काम एमसीए नहीं करती, वो कौन कर देती है? एनएफआरए। बट इंस्टीट्यूट ने एमसीए लिखा है तो हम भी एमसीए पे चलेंगे। रीजन क्या है? एक बात और भी ध्यान देना, जो एमसीक्यूज हैं, क्या है? एमसीक्यूज, उसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आंसर में आप सब्जेक्टिविटी कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपको बस सर्कल सर्कल करना है। बोलो यस और नो? तो उसमें जो कस्टमाइज्ड आंसर है वही जाना है। बट लॉजिकली एमसीए कभी मॉडिफिकेशन नहीं करता ड्राफ्ट में। एमसीए सीधा इशू का डेट जारी करता है, राजपत्र जारी होता है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन एनएफआरए वो उसको चेक करती रहती है। मेरी बात समझ आ रही है? बाकी एमसीए भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अल्टीमेट अथॉरिटी एमसीए ही है। ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो उसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी लिख देंगे, यहां पे मैंने लिख दिया है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इन ब्रीफ, स्टैंडर्ड बनाने के फायदे क्या हैं, हार्मोनाइज करेंगे, फैसिलिटेट, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, ये सारी बातें लिखनी है। ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ स्टैंडर्ड, आप एस कैसे लिखते हैं? ये देखो इधर जो मैं अभी आपको बता रहा था वो यहां लिखा हुआ है, उसमें भले न लिखा हो। इंड एस आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एएसबी ऑफ आईसीआई, इधर देखिए लिखा है एएसबी ऑफ आईसीआई एंड इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए। तो प्रोसेस क्या होता है? पहले एएसबी वाले बनाते हैं, फिर उसके कंसल्टेशन किससे लेते हैं? एनएफआरए, और फिर गवर्नमेंट को भेज देते जी फाइनल है। गवर्नमेंट सिर्फ ड्राफ्ट जारी कर देती कि आज से फाइनल हो गया। मतलब गवर्नमेंट का काम डेट डिसाइड करना होता है, बाकी इन्वॉल्वमेंट में एनएफआरए ही रहती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है। तो यहां आके आपको वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इमरजेंस ऑफ आईएफआरएस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी आएगा, कंपेरेटिव इन्वेस्टमेंट होगा, अकाउंट का कंपैरिजन हो सकता है, यही सारी बातें लिखनी है। कार्ब इन और कार्ब आउट किसे कहते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर आते हैं, ये भी बात आपको बता ही दिया। बोलो। और एक क्वेश्चन पास्ट के एग्जाम में अभी तक इस टॉपिक से आया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज with a view to eliminate non-comparable financial statement and improve the reliability of financial statement. Discuss and explain benefit of accounting standard. Accounting standard के क्या फायदे हैं? सारी कंपनियां अगर एस फॉलो करेगी तो सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसा होगा। बोलो। अगर कहीं डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ेगी तो आप एडिशनल डिस्क्लोजर कर सकते हैं, और अकाउंट क्या होगा आपका? कंपेरेबल। बात समझ में आ गई? तो एक बार थ्योरी को रीड आउट कर लेना,
बहुत ज्यादा कोई एग्जाम के एंगल से रेलेवेंट स्टैंडर्ड है ऐसा नहीं है, बट एग्जाम में एक एमसीक्यूज 2 नंबर का या 4 नंबर का कोई भी एक थ्योरी किसी भी एग्जाम में आपको नजर आ सकता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्ट था कि आप एक तरीके से जो कोर्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका ओवरव्यू लेंगे और बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझ लेंगे। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। तो इस चैप्टर को हम यहां पे कंप्लीट मानते हैं। क्लियर?